शौकत थानवी का तंज़ो मिज़ा से मज़ीन मज़मून स्वदेशी रेल पेश है। दिन भर के थके मांदे भी थे और रात को सफ़र भी दरपेश था, मगर वंदे मातरम पर कान खड़े कर लेना हमारी हमेशा की आदत है। और उन नारों को भी ये ज़िद है कि हमारा चाहे जो हाल हो, बीमार हो, किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हों या कोई मजबूरी हो, मगर ये कुछ नहीं देखते और अपनी तरफ हमको कशां कशां खींच कर छोड़ते हैं। चुनाचा आज भी यही हुआ कि हुक्के का नीचा सुराहा एक दुकान पर ये कहकर रख दें कि भाई अभी आते हैं, और सीधे पंडाल में घुस गए, जहाँ एक साहब जो सूरत से लीडर मालूम होते थे, वो तख्त जिस पर खड़े हुए घूम रहे थे मजमुए के वस्त में था, और तमाम मजमुए का रुख तख्त की तरफ, कभी किसी तरफ मुंह, कभी किसी की तरफ पुश्त हो जाने का सिलसिला जारी था। 2 घंटे मैंने यही सुना और समझ लिया कि 31 दिसंबर 1929 के बाद सूरज ज़रूर मिल जाएगा। गालिबन इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ कहा भी नहीं होगा, और अगर कहा भी हो तो हम क्या करें। हमारे लिए यही बोध था कि 31 दिसंबर को सूरज मिल जाएगा। हम इसी ख्याल में गरक, मजमुए को धकेलते, खुद को धक्के खाते, किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। दुकान पर से हुक्के का सुरहिया यक्के पर लादे और घर पहुंच गए। असबाब बांधा, खाना खाया, हुक्का भरा, आराम कुर्सी पर लेटकर शौक फरमाने लगे। गाड़ी के वक्त में अभी पूरे 2 घंटे थे, इसीलिए इत्मीनान भी नसीब था, मगर एहतियातन शेरवानी नहीं उतारी थी कि जैसे ही 1.5 घंटे बाकी रह जाएगा स्टेशन रवाना हो जाएंगे। लेक्चर का ख्याल और 31 दिसंबर के बाद सूरज का मिल जाना दिमाग में चक्कर खाने लगा। हमारी समझ में किसी तरह ये बात नहीं आती थी कि आखिर सूरज के लिए 31 दिसंबर क्यों मुकर्रर की गई है। अगर 31 दिसंबर होती तो हम अपनी रेल पर सफ़र करने ना विदेशी गार्ड होता, ना फॉरेन ड्राइवर, ना एंग्लो इंडियन का अलहदा दर्जा होता, हम खुद ही रेल के मालिक होते। 3rd क्लास में बैठते चाहे फर्स्ट में, हमसे कोई पूछने वाला ना होता। हम खुद फर्स्ट में बैठते और अंग्रेज़ों को 3rd में बिठाकर खुश होते हुए सफ़र करते। हम ये सोच रहे थे कि एकदम कि कान में फिर वही इनकलाब जिंदाबाद की आवाज़ आई, और हम एकदम खड़े हो गए। घर से बाहर निकले, देखते क्या है, एक बड़ा जुलूस झंडों, झंडियों और गेसुओं से बजा हुआ इनकलाब जिंदाबाद के नारों से आसमान और ज़मीन को मुस्कुराता हुआ हमारे मकान के सामने से गुज़र रहा है। हमने लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है। जवाब मिला, क्या सो रहे थे, खबर नहीं कि आज़ादी मिल गई। हमने फिर बड़ा सा मुंह खोलकर कहा, आज़ादी? जवाब मिला, हाँ आज़ादी। हमने अपने दिल में कहा कि वाह भाई, वो दुआ तो कबूल हुई, मेरी और आज़ादी मिल गई। उनको यानी उन लोगों को, अरे हमको मिलती तो एक बात भी थी। फिर सोचा कि हम और ये लोग गैर थोड़ी हैं, इनको मिली या हमको एक ही बात है। मगर वल्लाह कमाल हुआ कि आज़ादी मिल गई। दिल को किसी तरह सुकून ही नहीं आता था कि सूरज मिल गया होगा। हालांकि अभी तक जुलूस नज़रों से ओझल नहीं हुआ था। जब जुलूस की तरफ नज़रें जाती तो यकीन हो जाता कि आज़ादी मिल गई है, और जब सूरज मिलने पर गौर करना शुरू करते तो दिल कहता कि अभी नहीं मिला है। लेकिन आखिर जब हर शख्स ने आज़ादी मिलने की खुशी खबर सुनाई तो शक दूर हुआ, और एक आज़ादना, खुद मुख्तारना सांस लेकर हमने पहली मर्तबा अपने आप को आज़ाद समझा। अभी हमने अपने आप को आज़ाद समझ ही रहे थे कि घंटा ने टन टन 10 बजा दिए, यानी हमको खुद स्टेशन चले जाने का हुक्म दिया। हमारे जैसे आदमी के लिए सफ़र शुरू करने का यकीन लोगों को उस वक्त होता है जब हम टिकट खरीद लें। चुनाचा हमने अपनी ये आदत डाल रखी है कि सफ़र करने से पहले टिकट ज़रूर खरीद लेते हैं। चुनाचा हमको जो सबसे पहला मरहला स्टेशन पहुंचकर पेश होता है वो बुकिंग ऑफिस की खिड़की में झांक कर टिकट खरीदने की दरख्वास्त पेश करना है। चुनाचा आज भी हमने बिल्कुल उसी प्रोग्राम पर अमल किया और बुकिंग ऑफिस की खिड़की में हाथ डालकर कहा, बाबूजी कानपुर का 2nd क्लास का टिकट दे दीजिए। बाबूजी ने बजाय इसके कि मुझे टिकट देते पहले तो हमको घूरा, फिर निहायत इत्मीनान से फरमाने लगे, एक बात कह दें या मोल तोल। मैं समझा बाबूजी मजाक कर रहे हैं और मैं हंस दिया। मेरे हंसने पर बाबूजी ने कहा, जनाब सुनिए, 3 रुपए हुए, लाइए रुपए और टिकट ले लीजिए। अब तो मुझे और ज़्यादा ताजुब हुआ और मैंने कहा, जनाब
3 रुपए कैसे हुए? 1 रुपया, तेरा आना तो किराया है। आप कहते हैं तो 3 रुपए। मुझे कानपुर का टिकट चाहिए है, कानपुर का 2nd क्लास। बाबूजी ने ज़रा इतरा कर कहा। जनाब वाला, बहरा नहीं हूँ, सुन लिया है कि आपको कानपुर का 2nd क्लास टिकट चाहिए, मगर उसी के 3 रुपए हुए। कोड़ी कम ना लूँगा। जी चाहे लीजिए, वरना ना लीजिए। मगर साहब, अभी परसों तक तो 1 रुपया तेरा आना किराया था, आज क्या हुआ कि एकदम बढ़ गया? कल की बात कल के साथ, आज देश हमारा है, हमको आज़ादी मिल गई है। ये कहिए कि सूरज रेल को भी मिला। अच्छा, खैर टिकट दीजिए, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। लाइए रुपए। अच्छा, ना आपकी बात ना हमारी बात, 2.5 रुपए दे दीजिए और टिकट ले लीजिए। बाबूजी की इन तमाम बातों पर कुछ तो हंसी आ रही थी और कुछ गुस्सा आ रहा था कि इन फजूल बातों में वक्त ज़ाया हो रहा है। अगर गाड़ी छूट गई तो मुसीबत ही आ जाएगी, टिकट विकट सब धरा रह जाएगा। आखिरकार मैंने तय कर लिया कि मैं टिकट के बगैर सफ़र करूंगा, और ये सोचकर मैं बुकिंग ऑफिस से चलने लगा। मुझको जाता हुआ देखकर बाबूजी ने फिर आवाज़ दी, सुनिए तो जनाब, ठहरिए जनाब, देखिए तो जनाब। अच्छा, 2 रुपए दे दीजिए। आइए, वही 1 रुपया तेरा आना दीजिए। अब वो भी ना दीजिएगा? अच्छा, आप भी क्या कहेंगे? लाइए 1.5 रुपए। अब इससे ज़्यादा हमको नहीं कर सकते, हमारा नुकसान हो रहा है। जब हमने टिकट बाजार का भाव इस तरह गिरते हुए देखा तो और अकड़ गए, और नाक बूझ चढ़ाकर ज़रा गर्दन तिरछी करके वहीं से कहा, 1 रुपया देंगे, 1 रुपए को देना हो तो दे दो। हम समझे थे कि बाबू साहब राज़ी ना होंगे, मगर वल्लाह कमाल क्या, उन्होंने गर्दन लटकाकर ज़रा धीमी आवाज़ में कहने लगे, लाइए साहब लाइए, बोनी का वक्त है, आप ही के हाथों बोनी करना है। टिकट तो हमने ले लिया, लेकिन वो टिकट रेल का मालूम नहीं होता था। ना उस पर तारीख पड़ी हुई थी और ना उस पर कुछ छपा हुआ था। बाबू साहब ने एक कागज़ के टुकड़े पर दर्जा दोम कानपुर लिखकर एक टेढ़ी सी लकीर खींच दी थी, जो गालिबन उनके दस्तखत थे। हमने टिकट को इधर उधर से देखा और 2-3 मरतबा गौर से उलट पुलट करके देखा। बाबू साहब का मुंह देखने लगे। हमारी इस हरकत से वो हमारा मतलब समझ गए और कहने लगे, जनाबे वाला, आज़ादी रात को मिली है, अभी नए टिकट नहीं छपे हैं, वो 2-3 दिन में छप जाएंगे। आपको टिकट से क्या मतलब, आप तो सफ़र कीजिए, अब आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, आप इत्मीनान रखिए। बाबू साहब ने तसल्ली तो दे दी, मगर हम देख रहे थे कि टिकट पर ना तारीख है ना किराया, ना फासला, और ना फासला होता तो कहाँ से उन्होंने ये भी नहीं लिखा। हम सफ़र आखिर कहाँ से कर रहे हैं? बहरहाल ये समझ कर के ये रुपया गया या हम 13 आने के नफ़ा में रहे, स्टेशन में दाखिल हो गए। स्टेशन में हालांकि सब कुछ वैसा ही था जो आज से कबल हम देख चुके थे, मगर उस सब के बावजूद बिल्कुल ये मालूम होता था कि गोया किसी ने स्टेशन को कलाबाजी खिला दी है या उल्टा बांध कर टांग दिया है। वही घड़ी थी, वही घड़ियाँ, मगर 10 बजने में हनूस 25 मिनट बाकी थे। हालांकि अब 11 का वक्त था। असबाब के ठेले पर पान वाला अपनी दुकान लगाए बैठा था। कुलियों का कहीं पता न था। हमारी समझ में न आता था कि असबाब किस तरह रेल में पहुंचाएं। बमुश्किल तमाम एक कुली मिला, लेकिन जैसे ही हमने उसे असबाब उठाने को कहा, उसने 6 बजे भी होकर जवाब दिया, अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं देता कि हम कुली हैं या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर? हम माफ़ कीजिएगा, गलती हुई, कहकर पूरे पूरे 1 गज पीछे हट गए। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब को सर से पैर तक भगोड़ देख सोचने लगे कि या अल्लाह, ये कैसा इनकलाब है। पहले तो इस सूरत के कुली हुआ करते थे, अब अगर इस सूरत के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होने लगे हैं तो फिर कुली किस सूरत का होगा। मजबूरन हमने अपना असबाब खुद उठाया और 2 मरतबा करके 2nd क्लास के डब्बे में रखा, जहाँ पहले से एक जेंटलमैन बैठे चिल्लम पी रहे थे। असबाब करीने से रखकर जब ज़रा इत्मीनान हुआ तो हमने सोचा कि ये तहकीकात कर लेनी चाहिए कि यही गाड़ी कानपुर जाएगी या कोई और। सबसे पहले तो हमने उन्हीं हजरात से पूछा जो हमारे डब्बे में तशरीफ़ फरमाए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया कि भैया, हमका ना है मालूम, ये खालिश स्वदेशी रेल के 2nd क्लास के मुअज़्ज़िज़ पैसेंजर थे, उनसे भला क्या मालूम हो सकता था। मजबूरन हम प्लेटफार्म पर आए और 2-1 आदमियों से पूछने के बाद ये मालूम हुआ कि अगर मुसाफिर कानपुर के ज़्यादा हुए तो वहाँ जाएगी, वरना जहाँ के मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ चली जाएगी। इसीलिए अब तक इंजन नहीं लगा।
خدا معلوم ٹرین کو مشرق کی طرف جانا پڑے گا یا مغرب کی طرف، ہم نے گھبرا کر پوچھا۔ لیکن یہ فیصلہ کب ہوگا؟ جواب ملا کہ جب گاڑی بھر جائے گی اس وقت فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے پھر پوچھا لیکن گاڑی کا وقت تو ہو چکا۔ جواب ملا ہو جائے گا، جب تک ریل نہ بھرے گی کس طرح چھوڑی جا سکتی ہے؟ کیا خالی ریل چھوڑ دی جائے؟ اب ہم بالکل راضی ورزا ہو کر خاموش ہو گئے۔ اس انتظام کو برا اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہماری ہی دعا تھی، اچھا اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ آج ہی کانپور پہنچنا تھا، جس کی اب کوئی امید بظاہر نہیں معلوم ہوتی تھی۔ غرضی کا کبھی اپنا ڈبے میں بیٹھ کر، کبھی لوٹے میں پانی لا کر، کبھی پلیٹ فارم پر ٹہل کر، کبھی انجن کو مشرق اور مغرب کی سمت حد نظر تک ڈھونڈ کر، کبھی مسافروں کی تعداد کا اندازہ لگا کر وقت کاٹنے لگے۔ 11 سے 12، 12 سے 1، 1 سے 2 بجے، مگر نہ گھڑی کی سوئی ہٹی نہ ٹرین اپنی جگہ سے ہلی، صرف ہم ٹہلتے رہے۔ خدا خدا کر کے ایک آدمی نے با آواز بلند چیخنا شروع کیا، بیٹھنے والے مسافر بیٹھو، گاڑی چھوٹتی ہے۔ ہم نے جلدی سے پہلے مشرق کی طرف انجن کو ڈھونڈنا، پھر مغرب کی طرف، مگر دونوں طرف انجن غائب تھا، اور ہماری بالکل سمجھ میں نہ آیا کہ بغیر انجن کے گاڑی کس طرح چھوٹ سکتی ہے۔ اور ان الفاظ پر شک کرنا اس لیے کفر سمجھتے تھے کہ ان کا کہنے والا کوئی غیر ذمہ دار شخص نہ تھا، بلکہ وہی اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر صاحب تھے جن کو ہم کلی سمجھتے تھے۔ بہرحال بغیر کچھ سمجھے ہم اپنے ڈبے میں بیٹھ گئے۔ ہمارے بیٹھتے ہی 2-3 درجن لٹھ بند گوار ہمارے درجے میں گھس آئے۔ ان سے ہم نے لاح کہا، ارے سیکنڈ کلاس ہے، اماں سیکنڈ کلاس ہے، بھائی سیکنڈ کلاس ہے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور یہی کہتے رہے، ہم ہو جانت ہے ڈیوڑا ہے، ہم ٹکٹس لیا ہے۔ خیر صاحب ہم چپ ہو رہے اور پلیٹ فارم پر اس غرض سے آئے کہ کسی سے کہہ دیں، مگر گارڈ وارڈ نظر نہ آیا۔ مجبوراً انہیں اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر سے عرض کر دیا، جس کا جواب انہوں نے اپنی سویدیشی شان میں صرف یہ دیا، بیٹھیے جناب، سب لوگ برابر ہیں، سب بھائی ہیں، سب بھارت ماتا کے سپوت ہیں، کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اب سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس کے فرق کو بھول جائیے، سب کو برابر سمجھیے، جائیے تشریف رکھیے، نہیں تو تھرڈ کلاس میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ ہم یہ خرا جواب سن کر منہ لٹکائے ہوئے اپنے درجے میں آ گئے، جہاں ہماری جگہ پر قبضہ ہو چکا تھا، اور ہم کو یہ طے کرنا پڑا کہ کھڑے کھڑے سفر ہوگا یا غسل خانے میں جگہ ملے گی۔ مجبوراً اپنا ٹرنک گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئے اور گاڑی چھوٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہم کو بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا۔ گاڑی بدستور کھڑی رہی۔ گھبرا کر ہم پلیٹ فارم پر آئے تو دیکھا کہ انجن گاڑی میں لگایا جا رہا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ کانپور کی طرف لگایا جا رہا ہے۔ لیکن انجن لگنے کے بعد بھی جب گاڑی دیر نہ چھوٹی تو ہم نے اس تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ یہ معلوم ہوا کہ ابھی ٹاؤن سیکرٹری کانگریس کا انتظار ہے، وہ کانپور جائیں گے، انہوں نے کہا بھیجا تھا کہ 12 بجے آئیں گے، لیکن ابھی تک نہیں آئے، آدمی لانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم کانپور جائیں یا 1 روپے کے لیے صبر کر کے ارادہ ملتوی کر دیں۔ کام اشد ضروری تھا، اس لیے جانا ضروری تھا، گاڑی چھوٹتی نہ تھی، اس لیے سفر ملتوی کرنے کا ارادہ تھا۔ عجیب کشمکش میں جان تھی جب ہمارے منہ سے یہ دعا نکلی تھی۔ اب تو اس کو واپس کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے کہ کفر نعمت کا الزام بھی تو ہم پر لگا دیا جاتا۔ ہم اسی غور و فکر میں اپنے ترنک پر گردن جھکائے بیٹھے تھے کہ ایک دم سے انقلاب زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے اچھل پڑے۔ معلوم ہوا کہ ٹاؤن سیکرٹری کانگریس تشریف لے آئے۔ ہم نے بھی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو اس مجموعے میں وہی لیڈر صاحب دکھائی دیے جنہوں نے رات کو تقریر کر کے آزادی دلوائی تھی۔ ان کے تشریف لانے کے بعد ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور انجن بھی سن سن کرنے لگا۔ ایک خدر پوش زیر پا گورا لال اور سبز گاڑی کی جھنڈیاں لیے ہوئے نمودار ہوا، اور ہم نے اپنی جگہ پر سمجھ لیا کہ یہ گارڈ ہے۔ ان گارڈ صاحب نے کرتے کی جیب سے ایک سیٹی نکال کر بجائی، اور پہلے سرخ پھر جلدی سے سبز جھنڈی اس طرح ہلانے لگے گویا پہلے گردی سے سرخ جھنڈی ہلا دی۔ 2-3 مرتبہ سیٹی بجا کر اور جھنڈی ہلا کر آخر غصے میں انجن کی طرف جھپٹے اور ڈرائیور کو ڈانٹنا شروع کر دیا، گھنٹہ بھر سے سیٹی بجا رہا ہوں مگر تمہارے کان میں آواز ہی نہیں آتی، اور آنکھوں میں پھوٹ گئی ہیں کہ جھنڈیاں بھی نہیں دکھائی دیتی۔
ड्राइवर ने भी उनके बेजा गुस्से का जवाब कड़क कर दिया। जनाब, आप आंखें मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? 2 घंटे से फायरमैन कोयला लेने गया हुआ है। कह दिया था कि लपक कर जल्दी से ले आओ, अभी तक गायब है, मालूम नहीं कहाँ गया। पता भी बता दिया था कि रकाबगंज के चौराहे से या ऐश बाग के फाटक से ले आना। 2-4 पैसे कम ज़्यादा का ख्याल न करना। मगर वो जाकर मर रहा। अब बताइए मेरा क्या कसूर है? गार्ड साहब भी ड्राइवर को बेकसूर समझकर चुप हो गए और कोयले के इंतज़ार में गाड़ी रोकने पर मजबूर हो गए। इंजन में ये बड़ी बुरी बात है कि वो बगैर कोयले के चल ही नहीं सकता। जिस तरह घोड़े के लिए दाना घास ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह जब तक कोयला भर न जाए इंजन चलने का नाम नहीं लेता। घोड़ा बेचारा तो थोड़ी देर भूखा भी चल सकता है, मगर ये इतना काम भी नहीं दे सकता। अब बताइए कि रेल भी तो इंजन में मुसाफिर थे। गार्ड, टाउन सेक्रेटरी, कांग्रेस भी आ गए थे और ड्राइवर भी था, मगर एक कोयले के ना होने से सबका होना यकसा था। 1.5 घंटे बाद लल्लू फायरमैन कोयले की गुठड़ी लेकर ये कहता हुआ आ पहुंचा, आधी रात को कोयला मंगवाने चले हैं। तमाम दुकानें बंद हो चुकी थीं। एक दुकान पर इतना सा कोयला था, वो भी मुश्किल तमाम, 1 रुपया 9 आने में मिला है। भागता हुआ आ रहा हूँ, रास्ते में गिर भी पड़ा था। तमाम घुटने छिल गए। कोयला वगैरह दिन से मंगवा लिया करो। ड्राइवर ने जल्दी से कोयला डाला और सीटी बजाकर गाड़ी छोड़ दी। गाड़ी चली ही थी कि एक शोर मच गया, रोको रोको। गार्ड साहब रह गए। गाड़ी फिर रुकी और गार्ड साहब को सवार करके चली। अभी 2 बर्फ फल्लांग भी मुश्किल से चली होगी कि गाड़ी फिर रुकी और गार्ड साहब ने ड्राइवर से चिल्ला चिल्ला कर पूछना शुरू किया, अरे लाइन क्लियर भी तो ले लिया था, लाइन क्लियर। ड्राइवर ने भी चिल्ला कर जवाब दिया, ले लिया था, ले लिया था। गार्ड साहब ने जब इस तरफ से भी इत्मीनान कर लिया तो फिर फरमाया, अच्छा तो छोड़ दो, गाड़ी में सीटी बजाता हूँ। गाड़ी फिर चली। अब गाड़ी की रफ्तार के मुतालिक हमने सोचना शुरू किया कि ये मेल है या एक्सप्रेस, इसलिए कि इसकी रफ्तार से ज़्यादा तेज़ तेज़ शायद हम खुद चल लेते, और अगर अभी शर्त बंद कर दौड़ें तो इस गाड़ी से पहले कानपुर पहुंचने का वादा करते हैं। हमसे आखिर ना रहा गया और अपने एक शरीक मुसाफिर से पूछा, क्यों साहब, ये मेल है या एक्सप्रेस? वो पहले ही कुछ खफा बैठे थे, गालिबन गाड़ी पर होंगे। गुस्सा हम पर उतारा और झिड़क कर फरमाने लगे, मियाँ खुदा का शुक्र भेजो कि ये गाड़ी ही है, तुम मेल एक्सप्रेस के लिए फिर रहे हो। उनका जवाब सुनकर हमने खिड़की में गर्दन डालकर जंगल की सैर करना शुरू कर दी। मगर सैर से ज़्यादा दिलचस्प मंजर ये था कि रास्ते के नए मुसाफिर चलती गाड़ी पर सवार होते जाते थे और गाड़ी छुक छुक चल रही थी। इसी रफ्तार से चलकर गाड़ी अमवसी के स्टेशन पर रुकी। अब वहाँ एक नया झगड़ा ये शुरू हो गया कि स्टेशन मास्टर अमवसी ने ड्राइवर पर हुक्का होना शुरू कर दिया, जब तक मैंने सिग्नल नहीं दिया तुमको स्टेशन में गाड़ी लाने का हक कौन सा था? ड्राइवर, जब आपने गाड़ी आते देख ली थी तो सिग्नल क्यों नहीं दिया? स्टेशन मास्टर, एक तो गाड़ी ले आया, ऊपर से ज़बान लड़ाता है, अभी निकलवा दूंगा, दूसरा ड्राइवर रख लूँगा जो मुझसे गुस्ताखी की। अगर गाड़ी लौट जाती तो तुम्हारा क्या जाता, आई गई सब पर हाथी। ड्राइवर, देखिए ज़बान संभाल कर किसी शरीफ से आदमी से बात किया कीजिए, नौकरी की है, इज्जत नहीं बेची है। बड़े आए वहाँ से सुने निकालने वाले, जैसे हम इन्हीं के तो नौकर हैं। अच्छा किया गाड़ी लाए, खूब क्या गाड़ी लाए, अब इस जिद पर तो 1000 मरतबा लाएंगे, देखिए हमारा कोई क्या करता है। स्टेशन मास्टर, देखिए गार्ड साहब, मुंह कर लीजिए उसको, कैसी कमीनेपन की बातें कर रहा है। मैं छाती पर चढ़कर खून पी लेता हूँ। गार्ड, जाने भी दो, मैं जाने भी दो। हाय हाय, ये क्या करते हो? अम्मा तुम ही हट जाओ, भाई तुम ही हट जाओ, अरे अरे छोड़ दो भी, हटो भी, सुनो तो सही, अरे यार सुनो दो। स्टेशन मास्टर ने ड्राइवर को और ड्राइवर ने स्टेशन मास्टर को घूंसे लाते थप्पड़ जूते रसीद करना शुरू कर दिए और बमुकाम मुसाफिर ये झगड़ा देखते खड़े हो गए। बमुश्किल तमाम गार्ड ने बीच बचाव किया और समझा बुझाकर दोनों को ठंडा किया। अभी बेचारा समझा ही रहा था, किसी ने आकर निहायत घबराई हुई आवाज़ में कहना शुरू किया, गार्ड साहब, एक गार्ड साहब, अजी वो माल गाड़ी सामने से आ रही है और इसी पटरी पर आ रही है, गज़ब हो गया। गार्ड भी ये सुनते ही बदहवास हो गया और चीखना शुरू कर दिया। गार्ड, मुसाफिर जल्दी उतरो, जल्दी उतरो, गाड़ी लुढ़ती है, गाड़ी लुढ़ती है, जल्दी उतरो। सब मुसाफिर गड़बड़ा कर अपने असबाब कुछ लिए और कुछ छोड़कर गाड़ी से निकल आए और देखते ही देखते मालगाड़ी जिसका ड्राइवर सो गया था उस गाड़ी से इस बुरी तरह टकराया कि खिड़की का एक शीशा टूटकर मेरे मुंह पर आ पड़ा। मैं एकदम से चौंक पड़ा। हुक्के की ने मेरे मुंह पर आकर गिरी। हुक्का जल चुका था।
آرام کرسی پر شبنم تر ہو گئی تھی اور گھڑی بھی 2 بجنے کے قریب تھے۔ میں کرسی سے اٹھ کر چارپائی پر لیٹ گیا، اس لیے کہ اب گاڑی تو سونے کی وجہ سے چھوٹ چکی تھی۔ اب ہو ہی کیا سکتا تھا سوائے آرام سے سونے کے۔